व्यक्ति पीसेस। दोस्तों, योद्धा बैच के अंतर्गत हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डे 4 का जो मॉडल आंसर है हम आज उसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी भी देखेंगे जिनके परफॉर्मेंस में पिछले कई आंसर से परिवर्तन आया है और पॉजिटिव परिवर्तन आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डे 4 का जो पहला क्वेश्चन था वो है कि आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्तकालीन वास्तुकला, विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला की चर्चा करनी है। ठीक है, तो प्रश्न में यहाँ डिमांड क्या रखी है कि गुप्तकालीन वास्तुकला आपको बतानी है और विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला पे आपको चर्चा करनी है। ये आपका प्रश्न है, यानी कि प्रश्न में आपके दो पार्ट हैं। पहला, गुप्तकालीन वास्तुकला बता देनी है, उसके बाद विशेष रूप से बोल रहा है, यानी कि 60 to 70% आपको किस पे चर्चा करनी है? मंदिर वास्तुकला पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो दोस्तों देखिए, ये आपकी भूमिका दे रखी है। शॉर्ट में आपको भूमिका लिखनी होती है और शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में समझ है कि नहीं। ठीक, तो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के विकास क्रम में गुप्त काल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस कारण गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। ठीक, ये यूपी के संदर्भ में आपने बता भी दिया भूमिका। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपने यहाँ पर विशेष संदर्भ ले लिया है। ठीक है, अब मेन बॉडी में देखते हैं। मेन बॉडी में आपको यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें इन्होंने वास्तुकला, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला है, उसके बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ गुप्त काल में जो विशेष रूप से स्थापत्य निर्माण किए गए थे उनकी चर्चा कर दी है, जैसे मंदिर निर्माण, जिसको हमें आगे एक्सप्लेन भी करना है। साथ ही स्तूप निर्माण भी हुआ था और साथ ही साथ स्तंभ शिलालेख निर्माण भी हुए थे, जिसको इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मंदिर निर्माण में इन्होंने दशावतार मंदिर, ललितपुर, कहोम मंदिर, भीतरगांव मंदिर और भीतरी मंदिर बताए हैं। इसके अलावा धमेक स्तूप है, जो कि अंतिम रूप से गुप्त काल में ही बना था। स्टार्टिंग इसकी मौर्य काल में हो चुकी थी। इसके अलावा भीतरी स्तंभ, गढ़वा शिलालेख स्तंभ, करमदंडा शिलालेख, मथुरा शिलालेख और प्रयाग प्रशस्ति जो है का निर्माण स्तंभ और शिलालेख के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट में क्या बता दिया? शॉर्ट में गुप्तकालीन वास्तुकला बता दी कि कौन कौन से स्थापत्यों का निर्माण इस कला में हुआ था। ठीक, तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या बता रहा था? नेक्स्ट पार्ट में आपको विशेष रूप से मंदिर वास्तुकला को बताना था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मंदिर निर्माण की गुप्त काल की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक, यानी कि जो मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी उत्तर भारत में, वो गुप्त काल में हुई। ठीक, और यही इसका सर्वोत्तम उदाहरण है स्थापत्य का, क्योंकि बहुत से मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ था। तो आपने ये लाइन लिख दी, जो कि उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आपने एक इन्फॉर्मेशन और दे दी कि उत्तर प्रदेश में बने हुए जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। तो नागर शैली में बने हुए हैं गुप्तकालीन मंदिर, तो इन गुप्तकालीन मंदिर की कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो विशेषताएं देख लेते हैं। अब ये आपकी देखिए विशेषता हो गई। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषता, मंदिर निर्माण की नागर शैली, जो कि बात हो चुकी थी। आपने एक मैप बना दिया कि इस तरह से गुप्तकालीन मंदिर जो नागर शैली में बनते थे उनका स्वरूप कैसा होता था, इस तरह का होता था। अब इसी को यहाँ पे आप नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर चारों ओर से चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, प्रारंभ में छत सपाट, बाद में शिखर युक्त होने लगी थी, तो ये शिखर आपने देख लिया। गर्भगृह की दीवार अलंकृत, चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था, तो अंदर ये गर्भगृह में प्रदक्षिणा पथ भी बने हुए हैं। इसके अलावा गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा एवं कुर्म वाहिनी यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये विशेष रूप से इसकी नागर शैली में जो ये मंदिर बने हुए हैं उनकी विशेषता है। ठीक, इसके अलावा स्तंभ युग मंडप है, तो मंडप आपने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और क्या है? तो यहाँ पे आपने 4 से 5 विशेषता जितनी भी आप लिख सकते हैं आपने यहाँ पर बता दी। इसके अलावा एक दो मंदिर के उदाहरण भी देख लेते हैं। हालांकि मंदिर को आगे डिस्कस किया था, लेकिन एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, जिसका 12 मीटर ऊंचा शिखर संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, तो मंदिर निर्माण में जो शिखर बनते हैं 12 मीटर, ये पहला ऐसा मंदिर था। ठीक है, जिसमें इतना ऊंचा शिखर निर्माण हुआ। उसके बाद तो बहुत से हुए, लेकिन ये प्रथम उदाहरण मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक उदाहरण इन्होंने और लिखा है कि कानपुर का भीतरगांव मंदिर है, जो पूर्ण रूप से ईंटों से बना प्रथम प्राचीन मंदिर है, जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। तो ये ईंटों से बना हुआ है, इसकी विशेषता ये है और सबसे प्राचीन है। ठीक, तो आपने 2 मंदिर के उदाहरण भी दे दिए। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार गुप्त काल में स्थापत्य कला की विशेष उन्नति के कारण इसकी तुलना पेरिक्लीन युग से की जाती है। इस युग में भी स्थापत्य का बहुत निर्माण हुआ पश्चिम में, तो इसलिए इससे तुलना की जा रही है। ठीक, अब इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने भी विशेष रूप से देवगढ़ के दशावतार मंदिर को उच्चतम कलात्मक भावना से परिपूर्ण माना है। तो यहाँ पर आपने एक इतिहासकार को कोट कर दिया, जिससे
आपकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है बात की, ठीक है। तो ये भी लाइन अच्छी है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक। अब यहाँ पर आपकी मेन बॉडी कंक्लूड होती है, ठीक, जिसमें आपने विशेषता भी बता दी, गुप्त काल के स्थापत्यों के बारे में भी बता दिया, और मंदिर स्थापत्य की विशेषता बताई आपने, 2 मंदिर के आपने उदाहरण भी दे दिए। इसके बाद आपने कुछ कोट दे दिया इतिहासकारों का। अब आप जो है निष्कर्ष को देख लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन स्थापत्य में प्रारंभ में हुई मंदिर निर्माण शैली कालांतर में और अधिक विस्तृत हुई, ठीक। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ये नागर शैली में बनने वाले मंदिर और विकसित होते गए, जिसके प्रमुख उदाहरण के रूप में हम वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर तथा भी अयोध्या का श्री राम मंदिर देख सकते हैं। तो ये आपने करंट प्रासंगिकता से जोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ये निष्कर्ष भी आपका एक बेहतरीन निष्कर्ष हो गया। ये जो अयोध्या का श्री राम मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस परंपरा को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर तैयार होता है, जिसमें डायग्राम भी आपको मिल गया, स्कीमेटिक डायग्राम भी मिल गया, एक भूमिका और निष्कर्ष मिल गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विकसित सरकी वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो सरकी जो वास्तुकला है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भूमिका क्या है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकी राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये तो आपने सरकी राजवंश की लोकेशन भी बता दी, ठीक। दूसरी बात आपने ये बताया कि इस राजवंश के शासकों ने हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय कर सरकी स्थापत्य या वास्तुकला को जन्म दिया, ठीक है। तो स्थापत्य से जोड़ करके भी बता दिया, उत्तर प्रदेश का संदर्भ भी है और लोकेशन भी। तो ये आपने शॉर्ट में एक इंट्रो दे दिया कि एक ऐसा इंट्रो हो सकता है जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद देखिए मैप है, यहाँ पे आपने जौनपुर के आसपास का क्षेत्र बनाकर बता दिया है और इसके कुछ जो है स्थापत्य हैं उनको भी आपने बता दिया, ठीक, मैप में। तो आप मैप भी बना सकते हैं इस तरह का, ठीक है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो वहाँ पर स्थापत्य निर्माण हुए हैं जो कि सरकी शासकों ने नहीं बल्कि बाद में आने वाले शासकों ने किए हैं, तो ये शाही पुल और शाही किला आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने स्थापत्य के बारे में बता दिया कि ये कौन कौन से स्थापत्य है, मैप के थ्रू बता दिया, लोकेशन बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट है कि सरकी शासकों द्वारा स्थापत्य कला को प्रोत्साहन मिलने से बड़े पैमाने पर अनूठी विशेषताओं वाले निर्माण कार्य हुए हैं, जो कि आपने ऊपर देख ही लिए हैं कि क्या क्या बने हैं इमारतें, ठीक। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जो कि प्रश्न में डिमांड की गई थी, ठीक है। तो देखिए एक प्रेजेंटेशन का तरीका आपका ये भी है, ठीक है। इसमें भी आपको क्लैरिटी है कि जो भी पॉइंट लिखने हैं, कितने पॉइंट हैं, सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे भी हैं मेंस के टाइम पे। एक तो आप टाइम सेव कर सकते हैं अपना, दूसरा मैक्सिमम पॉइंट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है, ठीक। पैराग्राफ लिखने में वो बात नहीं आती जितनी इसमें आ जाती है, तो एक ये भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए विशेषता देख लेते हैं सर की स्थापत्य की। तो सलामी पद्धति, तिरछी दीवारें का प्रयोग इसमें हुआ है, इस स्थापत्य की जो है प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और ये प्रभाव किसका है? तुगलक प्रभाव। तुगलक काल के समय में जो स्थापत्य बने थे, ठीक है, तो वहाँ से ये प्रेरणा मिलती है। तुगलक और सरकी राजवंश का जो काल है लगभग एक ही उसमें पड़ता है, ठीक है। तो वो प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है, ठीक। दूसरी बात क्या है? वर्गाकार स्तंभ एवं छोटा गलियारा है। यहाँ के जो स्तंभ बने हुए हैं वो वर्गाकार हैं और गलियारा छोटा होगा, ठीक है। मीनारों का पूर्णता अभाव है। ज़्यादातर जो मुस्लिम स्थापत्य होते हैं उसमें मीनारें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें पूर्णता अभाव मिलता है, तो ये प्रमुख विशेषता आप देख सकते हैं। चौथी बात ये दे रखी है कि मेहराबों के साथ साथ आयताकार तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है वो आयताकार है, ठीक है। कैसा है? आयताकार है, ये इसकी विशेषता है। उसके अलावा क्या है? लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग। जाहिर सी बात है मिर्ज़ापुर चुनारगढ़ पास में ही, तो वहाँ से आपको लाल बलुआ पत्थर आसानी से मिल जाएगा, तो स्थापत्य में यूज़ होगा। उसके बाद यह है कि नक्काशी एवं जालीदार कार्य बहुत ही कलात्मक ढंग से हुए हैं, तो ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा एक विशेषता ये भी है कि इमारतों की प्रार्थना कक्ष और दीवारों पर वीर साहसी नायकों के चित्रण की अनूठी विशेषता है। इस राजवंश में जो भी नायक होते थे, ठीक है, या वीर होते थे, उनके चित्रों को दीवारों और प्रार्थना कक्षों के ऊपर उकेरा जाता था, उसका चित्रण किया जाता था। तो ये आपने मोटा मोटी 6 से 7 या 8 जितनी भी आपको मैक्सिमम याद हो सके शॉर्ट में आपने विशेषताएं बता दी, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है, कंक्लूड करना है अब हमें। उपरोक्त विशेषताएं सरकी स्थापत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान दिलाती है, ठीक, अच्छी बात है। यहाँ की कला एवं संस्कृति की उत्कृष्टता के कारण ही इसे पूर्व का सिराज की संज्ञा दी गई है, अतः इसके संरक्षण एवं पर्यटन विकास के महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक टाइटल भी बता दिया
जो कि अक्सर आप सुनने को मिलता है, प्री के क्वेश्चन में भी आप इसको आता हुआ देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक वे फॉरवर्ड टाइप का बता दिया आपने कि पर्यटन विकास पर महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। तो यानी कि पर्यटन विकास अगर देखा जाएगा तो उसका संरक्षण किया जाएगा, है ना। तो ये आपने निष्कर्ष दे दिया। तो अभी आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ एक भूमिका हो गई, मैप हो गया, मैप के साथ आपने स्थापत्य के एग्जाम्पल भी बता दिए, इसके अलावा आपने विशेषता बता दिया, पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, और फिर एक निष्कर्ष आपने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। आप चलिए कुछ बच्चों की कॉपी देख लेते हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग की है डे 4 की। ठीक है, देख लेते हैं कि उसमें कहाँ पे उन्होंने सुधार किया है और कहाँ और सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये पहली कॉपी है निवेदिता जी की। ठीक है, इन्होंने ये दोनों ही प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था, जिसमें से पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो भूमिका इन्होंने सही लिखी है पहले से। ठीक है, मैप भी बनाया है जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि मॉडल आंसर में बताया ही जा रहा है। ठीक है, और ये जो आंसर लिखे गए हैं ये पहले ही आंसर लिख के भेजे गए हैं, मॉडल आंसर बाद का, तो इन्होंने खुद से अपने हिसाब से लिखा, तो अच्छा है, वेरी गुड। इसके अलावा इन्होंने गुप्त काल भारत के इतिहास में पहला ऐसा काल था जहाँ मंदिर निर्माण शुरुआत होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसमें प्रमुख उदाहरण दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने मंदिर निर्माण पर ही फोकस किया है। ठीक है, जबकि आपको बताया कि आप मंदिर निर्माण बता दीजिए, स्तूप, शिलालेख तीनों को बता दीजिए, बाद में मंदिर निर्माण पर चर्चा कर दीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण से ही शुरू किया है। ठीक है, मे भी हो सकता है बाद में इन्होंने लिखा हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये पहले ही मेंशन कर दें क्वेश्चन के, अच्छा क्वेश्चन में भी दिक्कत है, क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं लिखा है। क्वेश्चन अगर पूरा लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्थापत्य कला के जो तीनों वो हैं, तीनों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाइए, देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। गुप्तकालीन वास्तुकला, अब इन्होंने यहाँ पर विशेषताएं बता दी हैं। नागर शैली, चबूतरे ऊंचे, चारों ओर सीढ़ियाँ, पंचायतन शैली का प्रयोग विशेष रूप से। ठीक है, पंचायतन शैली आपको मालूम है, बीच में मेन देवता और चारों तरफ जो लघु देवता हैं उनके मंदिर होते थे, तो ये पंचायतन शैली की विशेषता हो गई। और मंदिर की छत सपाट है, वही सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त काल में कई अभिलेख व विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कई अभिलेख और विश्वविद्यालयों का, तो ये भी ठीक है, चाहे आप यहाँ बता दीजिए, चाहे वहाँ 4-5 एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अब एक ये है, अच्छा इसी का ही आगे है, भारत के नेपोलियन ने भी कहा है कि कहा जाता है कि निर्मित, अच्छा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, निर्मित कराया जो उत्तर प्रदेश को प्रयागराज जिले में स्थित है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अच्छा ओके, ठीक है, शासक के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में जिनके बारे में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में। इस अभिलेख को गुप्त काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, तो ये बात बता दी। कौम अभिलेख का इन्होंने हाँ ठीक है, बाद में लिखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखा है, लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाद में लिखें, पहले लिखें। वैसे पहले प्रश्न में पूछा है तो आप पहले भी लिख सकते हैं, बाकी लिखा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और निष्कर्ष अच्छा लिखा ही है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, दूसरी कॉपी देख लेते हैं। दूसरी कॉपी है ये, संदीप जी की शायद कॉपी है ये, या नाम देखे नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट की है, वो समझेगा जो अपनी कॉपी देख रहा है। यहाँ पे गुप्तकाल वाला क्वेश्चन इनका भी लिया हुआ है, और इंट्रो इन्होंने बढ़िया लिखा है, प्रस्तुति अच्छी है। इस तरह के डायग्राम आप बीच बीच में 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं टोटल। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्म या पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक सिमेट्री से दिखेगी, है ना। तो आप बीच बीच में चेंज कर सकते हैं, इस पैटर्न पे कहीं लिख दिया आपने, इस तरह का पैटर्न दिखा दिया। ठीक है, हालांकि आपको वर्ड्स में भी लिखना है, पर कुछ ना कुछ चेंज अगर होगा तो एग्जामिनर चेक करते वक्त जो है बोर नहीं होगा, और दूसरा नंबर मैक्सिमम इसी तरह से मिलता है। कुछ क्रिएटिविटी तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर आपने इन्होंने ये डायग्राम बनाया है, साथ ही यहाँ पे देखिए आपने पॉइंट वाइज भी बता दिया है, पैराग्राफ का भी यूज़ किया है, तो एक बेहतर आंसर की तरह जो है किया है। ये आपने एक डायग्राम बनाया है, तो अच्छी आंसर राइटिंग है। ठीक है, ये मंदिर का डायग्राम आपका जो बना था पिछला वाला। इसके अलावा गुप्त काल में मुख्य रूप से 3 मंदिर दिखते हैं, जो कि तो इन्होंने 3 मंदिर के बारे में बता दिया। हालांकि और भी मंदिर हैं, लेकिन यह है कि 3 तो महत्वपूर्ण हैं ये। ठीक है, इसके अलावा निष्कर्ष बता दिया, तो ठीक है, ये भी आंसर आपके पास बढ़िया है, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेहा जी की कॉपी है। अब यहाँ पर देखिए, ये हालांकि डे 4 की कॉपी है, अब काफ़ी सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है, अच्छा आंसर राइटिंग इन्होंने अब करना शुरू कर दिया है। देखिए इस भूमिका में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जिक्र है। बात यह है कि सर की वास्तुकला पर है, इसकी विशेषता बताते हुए शुरुआत करना बेहतर। अच्छा, यहाँ पर जौनपुर शहर, इसकी स्थापना और इन सब के बारे में बताया था, पर प्रश्न जो था वास्तुकला की विशेषताओं पर था, तो थोड़ा बहुत इंट्रो में विशेषताओं पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, तो यही बात कही है, बाकी इंट्रो ठीक है। इसके अलावा
मैप इन्होंने बनाया है, तो इसके लिए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सर की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, तो यहाँ पर इन्होंने विशेषताएं कुछ बता दी हैं, लगभग मैक्सिमम विशेषताएं इन्होंने लिख दी हैं, एक दो जो छूटी हैं यहाँ पर इनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, और एक जो है निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। तो ये आपका जो आंसर है कुल मिला के ये कंप्लीट है, मैप है, भूमिका है, पॉइंट्स हैं, विशेषताएं भी बताई हैं, तो अच्छा है आंसर इनका भी। नेक्स्ट अभिषेक जी का आंसर है, ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, भूमिका है 4 से 5 लाइन की, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन जितनी भी देनी चाहिए उन्होंने दी है, तो ठीक लिखा हुआ है। इसके अलावा मैप बनाया ही हुआ है, सभी ने ही मैप बनाया, अच्छा मैप बनाया है, प्रस्तुति भी बेहतर है पहले से, तो ये ठीक है। गुप्तकालीन उन्होंने स्थापत्य के बारे में विशेषताएं बता दी हैं, 8 से 10 जितनी विशेषताएं हो सकती बनाती हैं। एक डायग्राम बना दिया, डायग्राम देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन भाव सबका एक ही है, विशेषताएं वही हैं जो किसी भी बुक में होंगी, उसमें विशेष अंतर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपने जो है, अच्छा मैक्सिमम नंबर भी मिले हैं 6 मार्क्स, यानी कि लगभग सारे ही पॉइंट इन्होंने कंक्लूड कर दिए हैं, तो एक बेहतर आंसर राइटिंग की तरह है, ठीक है। इसके अलावा निष्कर्ष भी अच्छा है, गुड मिला है, तो अच्छा ही है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गुप्त काल की अद्भुत वास्तुकलात्मक क्रियाशीलता दिखाई देती है, जो कालांतर में और अधिक विकसित हुई और उत्तर प्रदेश गुप्तकालीन वास्तुकला के केंद्र के रूप में उभरा। बहुत शानदार जो है आपका ये निष्कर्ष हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आंसर राइटिंग ही इसमें ली गई थी, वो आपको दिखाने की कोशिश की गई थी कि इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो बेस्ट आंसर राइटिंग के रूप में ये सब ली गई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में और भी आंसर राइटिंग को यहाँ पर दिखाया जाएगा जो बेहतर होंगी या जिनको सुधार की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। ये बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही, डे 12 तक हो चुका है, डे 13 स्टार्ट हो गया है आज से।